हाँ भाई, प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का वही चैप्टर जो कल पढ़ाया था, पेज नंबर A 182 पे। यहाँ तक कराया था छिपा। अब देखो, भारत, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले अग्रणी संगठन हैं। 90 के दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया और इसे कहाँ तक सफलता मिली। ठीक है भाई। तो नंबर 1, भारतीय किसान यूनियन ने 90 के दशक में नंबर 1, बिजली की दरों की बढ़ोतरी का विरोध किया। इसका क्या? बिजली की दरों की बढ़ोतरी। दूसरा, किसान के बकाया कर्ज माफ़ करने। क्या करने? कर्ज माफ़ करने। तीसरा है, गन्ने व गेहूं के खरीद मूल्य में वृद्धि और कृषि उत्पादन के अन्य देश में आने जाने पर लगी रोक को हटाना। कृषि उत्पादों के अन्य देश। चौथा है, किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करना। सन 1988 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगभग 20,000 किसान इकट्ठे हुए। इन किसानों ने जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर लगभग 3 सप्ताह तक अपना धरना जारी रखा। परिणामस्वरूप उनकी बात मान ली गई और बिजली की बड़ी दरें ले ली गई। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने धरना, रैली, जुलूस और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इस संगठन ने राज्य के अन्य किसानों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगें सरकार से मनवाने में सफलता प्राप्त की। देश के समृद्ध राज्यों में यह आंदोलन पूर्ण रूप से सक्रिय रहा। देखो, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन। देश का ध्यान कुछ उन गंभीर मुद्दों के पीछे ये मुद्दे क्या है। नंबर 1, शराब पीने के कारण पुरुष शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। किसके कारण? शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए वे खेती बाड़ी के काम में अधिक रुचि नहीं रखते थे। इससे कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा था। दूसरा, अधिक शराब पीने के कारण आदमी घर में मारपीट करते थे। महिलाओं के साथ साथ बच्चों के साथ भी मारपीट करने की घटनाएं रोजाना घटने लगी थी। नंबर 3, शराब के कारण घरों की आर्थिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होने लगी थी। चौथा, शराब के ठेकेदार लोगों को उधार में शराब देकर उन्हें शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करते थे और कई बार तो उस उधार को चुकाने के लिए खेती की जमीन भी हाथों से चली जाती थी। पांचवा है, शराबखोरी के कारण ग्रामीणों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। छठा है, शराब पीने वाले पुरुष अपने काम से गैर हाजिर रहते थे। अच्छा, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देने के कारण बताइए। हाँ, शराब विरोधी आंदोलन निश्चित रूप से एक महिला आंदोलन था। इसका कारण यह है कि आंदोलन विशेष रूप से महिलाओं के हितों से जुड़ा हुआ था। शराब के पीने के बाद पुरुष घर में मारपीट करते हैं और इससे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है। शराब पीकर पुरुष घर में पड़े रहते हैं और अपने काम काज पर ध्यान नहीं देते। इससे घर पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। इस आंदोलन के अंदर में महिलाओं ने शराब की बिक्री के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव पास करके जिला कलेक्टर को भेजा। जिले के DC को भेजा, कलेक्टर को भेजा। इस आंदोलन के जरिए महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अवसर भी मिला, जिससे यह आंदोलन महिला आंदोलन का एक भाग बन गया। इस आंदोलन द्वारा महिलाओं के दहेज प्रथा, लैंगिक समानता के आधार पर संपत्ति कानून को बनाने की मांग उठाई गई। इन कारणों से इस आंदोलन को महिला आंदोलन का
जा सकता है। अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा घाटी की बांध परियोजना के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले दो बड़े बांधों, गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना का विरोध किया। इस बांध परियोजना के साथ साथ आंदोलनकर्ताओं ने देश में चल रही अन्य विकास परियोजना पर भी सवाल उठाया। इसके लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित उत्तरदायी। नंबर 1, इस आंदोलन के समर्थकों का यह कहना था कि सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित राज्यों के 245 गांव जलमग्न हो गए जाएंगे और इन गांवों के लगभग 2.5 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। दूसरा, इन परियोजना से लोगों के पुनर्वास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण आदि पर बुरा असर है। इससे जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचेगा। तीसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थकों का यह भी कहना था कि परियोजना कुछ बड़े नेताओं को लाभ पहुंचाने के आम जनता को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए इन परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भी भागीदारी होनी चाहिए। क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाई देश का लोकतंत्र मजबूत होता है? हाँ, इससे कोई संदेह नहीं है कि आंदोलन और विरोध की कार्रवाई से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। वास्तव में आंदोलन तथा विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ये लोगों को अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। समाज में व्यापक असंतोष की अभिव्यक्ति करते हैं। ये जनता की मांग तथा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन होते हैं। भारत में तो सरकार के काम करने का ढंग ही ऐसा है कि जब तक विरोध तथा आंदोलन का सहारा न लिया जाए तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाए, तब तक सरकार लोगों की मांगों की ओर ध्यान नहीं देती। जन आंदोलन के माध्यम से ही समाज का पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। अमेरिका जैसे देश में काले लोगों को अपने अधिकारों के लिए ब्लैक पैंथर्स नामक संगठन का निर्माण करना पड़ा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंदोलन का विरोध की कार्रवाई में लोकतंत्र मजबूत होता है, न कि कमज़ोर होता है। कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है? अब देखो, दलित पैंथर्स क्या है। दलित पैंथर्स, जो कि दलित युवकों का एक उग्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में सन 1972 में की गई थी। इस संगठन ने दलित समुदाय से संबंधित मुद्दे जैसे सामाजिक असमानता, जाति भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलितों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्पीड़न, दलितों के लिए आरक्षण आदि के मुद्दे उठाए। कहाँ उठाए भाई? इसमें महाराष्ट्र में। ठीक है, दलित संगठन ने। उनकी एक अन्य मांग यह भी रही कि सरकार द्वारा आरक्षण तथा दलितों के कल्याण के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं को सख्ती से लागू किया जाए। दलित तक जो कल्याण की योजना चला रखी है उसको भी सख्ती से लागू की जाए। ठीक है भाई। अब है इसमें देखो भाई, जन आंदोलन से आप जन आंदोलन की समस्या का जनित लेकर है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की रक्षा है। महाराष्ट्र में दलितों की रक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण है। ये तो है छोटे क्वेश्चन भाई। ठीक है। अब जैसे इसमें मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? मंडल आयोग की स्थापना 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई। इस आयोग के 4 सदस्य थे और के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे।
इस आयोग का कार्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके विकास का सुझाव देना। मंडल आयोग 13 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करें। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में? आंदोलन 1972 में उत्तराखंड में हुआ। ठीक है भाई।